अब चूँकि बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पूरी लूप पे वर्टिकल इस तरीके से। तो इस केस में जो ईएमएफ होगा बेसिकली वो एफ मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी उसकी वजह से होगा। और बेसिकली ये हमने देखा था कि एफ मैग्नेटिक जो है वो उसको हम देखते हैं तो वो इक्वल होता है कि वी क्रॉस बी के, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने फोर्स देखा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो उस केस में ये वी क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगी। और हमें बेसिकली यहाँ पे ये गिवन है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी एफ मैग्नेटिक, उसका बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है वो वी बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वी बी क्यू के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जब हम एफ लिखते हैं वो लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज बेसिकली जो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर हम देखें तो उस केस में जो हमारे पास इसको मैं एफ कह रहा हूँ जो मैग्नेटिक है, और एफ मैग्नेटिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूँ। तो वो हो जाएगी वी बी के इक्वल, ठीक है। और बेसिकली हमने ये भी अज्यूम किया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मैं एक दफ़ा अप्रेंटिस का दोबारा बता देता हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप को रखा है, और जो एक लूप बेसिकली एक वायर है जिसकी जो विड्थ है वो एच के इक्वल है, और जिस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है गुजर रही है उसकी लेंथ हमने कहा है कि वो एक्स के इक्वलेंट है। इसी तरीके से हमने बेसिकली क्या किया है कि यहाँ से इसको पुल किया है, और जो जिस वेलोसिटी से ये मूव हुई है उस वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट कर रहे हैं। और हमने बेसिकली जो एफ मैग्नेटिक निकाली है वो निकाली है लोरेंट्ज फोर्स लॉ से। ये हमने देखा था कि जो एफ मैग्नेटिक है वो इसके इक्वल होती है, और उससे हमने कहा है कि हमें जो एफ मैग्नेटिक गिवन है वो वी बी के इक्वल है, ठीक है। अब बेसिकली ये कांस्टेंट है, तो हम इसको अगर फर्दर एवेलुएट करना चाहें तो इस पूरे सिनेरियो में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए है कि एफ मैग्नेटिक डॉट डी एल, और एफ मैग्नेटिक हमने कहा है कि इक्वल है वी बी के, और ये वी बी डॉट डी एल हो जाएगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के बाद बेसिकली हमने वर्टिकल कंपोनेंट को लिखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है जो डी एल भी है, यहाँ पे ये देखें कि बेसिकली वायर यहाँ पे भी है, बेसिकली जो डी एल है वो इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। लेकिन जो कि फोर्स यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि फोर्स बेसिकली वर्टिकल है इसके, यानी फोर्स जो है हमेशा फ़िलहाल इस केस में वर्टिकल है। जो वर्टिकल होगी इस फोर्स में, तो जो एफ डॉट डी एल है यहाँ पे ये इस केस में और इस सिनेरियो में ज़ीरो होगा। सिर्फ जो रिजल्टेंट बचेगा वो इस केस में बचेगा, यानी बी इस सेगमेंट का बचेगा, इन दोनों सेगमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली हमने ये एज्यूम किया था कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली जब हम ये जो लाइन इंटीग्रल है ये क्लोज लूप पे जब लगाएंगे तो इन दोनों केसेस में
जो एफ डॉट डी एल है वो ज़ीरो हो जाएगा, और हमने कहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी एफ मैग्नेटिक हमें पता है वो इक्वल है वी बी के, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो वी बी के इक्वल है। तो उसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट के बाद बेसिकली ये डी एल हो जाएगा, और इसको मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल लेता हूँ तो ये डी एल के इक्वल हो जाएगा। अब इस लाइन सेगमेंट की हमने कहा है कि हाइट जो है वो एच है, तो जब इंटीग्रल पूरा हो जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा वी बी एच के। तो ई एम एफ जो रिजल्टेंट है वो वी बी एच के इक्वलेंट आ जाएगा, और ये जो ई एम एफ है ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो हमने इंटीग्रल बेसिकली लिया है ये एक टाइम के इंसिडेंट पे लिया है, लेकिन अगर हम इसको रियल सिनेरियो में देखें तो हमारा जो इंटीग्रेशन पाथ है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा इंटीग्रेशन पाथ था वो इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन जो कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में से जा रही थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पोर्शन में से जा रही थी, और यहाँ पे जो फोर्स है वो और जो लेंथ का एलिमेंट है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा था वो 90 से अबव है, इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट है जो एफ डॉट डी एल है वो ज़ीरो आ रहा था। लेकिन अगर हम इस एक टाइम इंसिडेंट को कंसीडर ना करें, हम दूसरे टाइम इंसिडेंट को भी कंसीडर करें, तो उस केस में जो कि ये मूविंग है तो लाइन बेसिकली उस केस में ये होगा कि फॉर एग्जांपल अभी जो लाइन इंटीग्रेशन की पाथ है वो ये डायरेक्शन है, लेकिन जब हम इसको मूविंग सिनेरियो को कंसीडर करेंगे तो तब ये देखें बेसिकली जो लाइन इंटीग्रल की पाथ होगी वो समवट इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर इस लेंथ को हम लेट्स से एच अपॉन कॉज ऑफ थीटा कह लें, ठीक है, और ये बेसिकली v है, इस डायरेक्शन में हमने इसको खींचा है, और जिस फोर्स से हमने खींचा है एफ पुल उसको अगर हम कहते हैं कि वो यू बी के इक्वल है, ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा ना, मैं इससे पूछूंगा आप लोगों से, तो जो उस केस में होगी ई एम एफ वो बेसिकली आपके पास हो जाएगी एफ पुल डॉट डी एल यू बी, बेसिकली ये यू पिल, और ये लाइन इंटीग्रल क्योंकि हमने सिर्फ इसी के अलॉन्ग जो फोर्स है जो डॉट प्रोडक्ट है वो बचता है, बाकी के अक्रॉस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच ओवर कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है डी एल का और फोर्स का वो बेसिकली कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 बचता है, तो वो फर्दर इक्वल होता है साइन के, आई थिंक ये पाई बाय 2 है या इससे, तो यहाँ पे एक साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, तो उसको अगर आप फर्दर इवेलुएट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास वही वी बी एच आएगा। तो ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एक स्नैपशॉट में हमने देखा है, तो यानी टाइम के एक इंसिडेंट पे, तो वो जो ई एम एफ है वो वी बी एच के इक्वल है, और अगर हम इसको फर्दर देखें तो मूविंग केस में उसमें भी वी बी एच के इक्वल है। लेकिन ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मेथड है, उससे बेसिकली एक आसान मेथड ये है कि हम जो फ्लक्स चेंज हो रहा है बेसिकली उसको कैलकुलेट कर लें। बेसिकली हमने ये देखा है कि फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक यूनिट एरिया है, कोई भी यूनिट एरिया, तो उसमें से फील्ड लाइन जितनी पास हो रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही हों उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब ये फील्ड किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी देखा था। अब बेसिकली जो कि इस सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि इस केस में ये हो रहा है कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है और जो फील्ड आ रही है
ठीक है, वो हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस केस में, ठीक है। और उससे फिर हम फर्दर ईएमएफ से रिलेट करेंगे कि ईएमएफ फर्दर क्या होता है। तो इस केस में यह है कि जब हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जब पास हो रही होती हैं तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब बेसिकली अगर ये फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो ये यूनिट एरिया है वो एक स्पेसिफिक एंगल पे हो, तो जो एंगल होता है उसका और जो फील्ड लाइन का एंगल होता है, ठीक है, यानी अगर ये एक डिफरेंशियल एरिया है डी ए और ये कोई फील्ड है, तो उसके दरम्यान जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको मैं अगर ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। ये चीज़ हमने गॉस लॉ वगैरह में देखी थी। तो इसी तरीके से हम टोटल फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो एरिया है बेसिकली एक्स के नाम से उसको कैलकुलेट कर लें। अब चूँकि हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और हम बेसिकली यहाँ पे आर है और एक वी वेलोसिटी से इसको चेंज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है वो उसका हम ईएमएफ फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हमने कहा है कि हम अगर फ्लक्स को देखें कि फ्लक्स है बेसिकली पी डॉट डी ए, और हमने कहा है कि फ्लक्स बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, और उसको जब हम ऐड कर लें तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। और हमने ये भी कंसीडर किया है कि जो वी फील्ड है ये बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा तो ये बी डी ए हो जाएगा, और ये बेसिकली एरिया है इन डिफरेंशियल एलिमेंट्स का, ठीक है। तो बी जो कि कांस्टेंट है इसको मैं इंटीग्रल से बाहर ले आऊँगा और ये बच जाएगा डी ए। अब बेसिकली हमें ये पता है कि ये चीज़ एक्स है और ये चीज़ बेसिकली एच है। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है कि अगर ये लेंथ है x और ये लेंथ है h, तो एरिया टोटल एरिया हो जाएगा h इंटू एक्स। तो जब ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा h ऑफ x बी इंटू एच ऑफ x। तो ये हमारे पास फ्लक्स है, ठीक है। ये फ्लक्स जो है अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखें, लेकिन जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो इसमें ये होगा कि ये एक्स है ये कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं इसको पुल कर रहा हूँ, फिर दोबारा पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स है बेसिकली ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, या उसको मैं पुल कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस फ्लक्स का, और इसमें बेसिकली फ्लक्स जो है फिर क्या होगा, क्योंकि एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स जो नेट फ्लक्स है, यानी अगर मैं एक टाइम पे देखूँ तो ये एक्स इसी डायरेक्शन में है, इसी तरीके से फर्दर देखूं तो एक्स की जो विड्थ है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है वो कम हो रही है। तो ये टाइम के साथ साथ ये जो एक्स है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं डी ऑफ टी, तो चूँकि ये दोनों फिक्स्ड हैं लेकिन सिर्फ यही वेरी कर रहा है, तो हमारे पास ये डी ऑफ एक्स डी ऑफ टी बच जाएगा। अब ये देखें बेसिकली ये डी ऑफ एक्स डी ऑफ टी बेसिकली वेलोसिटी होती है फर्दर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बी ऑफ एच इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्योंकि ये डी ऑफ एक्स डी ऑफ टी के जब मैं वी के इक्वल रखूँगा तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा जो इंडिकेट कर रहेगा कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस बी एच ऑफ वी डी फाई डी टी के इक्वल आ जाएगा मेरा फ्लक्स।
तो इस केस में जो जो ईएमएफ है वो बेसिकली इक्वल है माइनस डी ऑफ आई डी टी के। जो कि हमने पहले दो केसेस में देखा है कि हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है कि वी बी एच के इक्वल, अगर मूवमेंट के साथ, यानी अगर हम इसको देखें और फिक्स केस में भी अगर हम देखें तो वो भी आ रहा है वी बी एच के इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो माइनस बी एच वी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको ईएमएफ से रिलेट करना चाहें तो ईएमएफ तो बेसिकली होता है बी एच वी, ठीक है। तो बी एच वी होता है, लेकिन अगर हम इसको फ्लक्स के चेंज से रिलेट करना चाहें तो हम बेसिकली अगर एक माइनस साइन लगा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बच जाएगा, ये देखें, ये होता है माइनस बी ऑफ एच माइनस इंटू बी एच वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एच वी के इक्वलेंट। तो इससे हमने ये देखा है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा हो, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ बेसिकली इंड्यूस हो जाता है। यानी हमने अब ये देखा है कि जब हम बेसिकली फ्लक्स को हमने कहा है कि बी डॉट डी ए है, और जब हम डी ऑफ, और ये हमारे पास निकला था बी एच एक्स के, जब हम इसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं तो वो इक्वल होता है माइनस बी एच वी के, ठीक है। और इसमें और जो फ्लक्स हमने पहले निकाला है उसमें वो था बी एफ एच, बेसिकली जो ईएमएफ हमने पहले निकाला था ई के। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो ईएमएफ हमारे पास कल आता है माइनस डी एफ एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो इसको बेसिकली फ्लक्स रूल भी कहते हैं। तो अब बेसिकली देखें कि अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम ये डिफ़िकल्ट जो इंटीग्रल्स थे इनको कैलकुलेट करें, जो कि मैंने अभी आपको नहीं कैलकुलेट करके दिखाया। तो उससे बेहतर ये है कि हम इस सिंपल मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, सॉरी ईएमएफ कैलकुलेट कर लें। और ये मेथड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे भी अप्लाई हो सकता है। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और इसमें से बेसिकली फ्लक्स जो है वो ये है एक सरफेस, लेट्स से सरफेस का नाम है एस। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने एक फ्लक्स कैलकुलेट किया, लेट्स से कि उसको हम कह रहे हैं कि फाई ऑफ टी, एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने कैलकुलेट किया। और जैसे ही टाइम गुजरा तो हमने फिर दोबारा से ये सरफेस चेंज हो गई, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और हमने ये सरफेस है टी पे, ये सरफेस है टी प्लस डी टी पे। तो इसमें हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट करी है वो लेट्स से कि उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं इससे। तो अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी ऑफ फाई, उसको हम कह सकते हैं कि ये होगा इक्वल टी प्लस टी माइनस एफ टी माइनस टी, यानी जो एक कुछ टाइम गुजरने के बाद और जो टी टाइम पे है फ्लक्स, उसका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो जो डी फाई है मुझे वो मिल जाएगा। यानी सिनेरियो ये है कि ये एक सरफेस है, लेट्स से एक सिंपल सरफेस बना रहा हूँ मैं, ये एक सरफेस है एट टाइम टी इज इक्वल टू लेट्स से टी, एट टाइम टी।
इसका सरफेस है, इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के बाद बेसिकली ये सरफेस चूँकि नॉन यूनिफॉर्म है, ये इस तरीके से हो जाती है, और इसे मैं कह रहा हूँ कि ये t प्लस डी टी है, ये t है, ये dt है। तो अब इस पे जो फ्लक्स होगा उसको मैंने इससे इंडिकेट कर लिया है, और इस सरफेस जो फ्लक्स है उसको मैंने इंडिकेट कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं बेसिकली इसको इस तरीके से डिफरेंट पैचेस में या रिबन में देख लूँ, तो ये डिफरेंस है, यहाँ से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वही होगा, क्योंकि ये एरिया तो दोनों का बराबर है, यही एरिया बचता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लक्स इन रिबन में से होगा ठीक है, वही डी फाई होगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बी डॉट टी ए, और जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ इन रिबन में हम रख सकते हैं, तो ये मुझे डी फाई मिल जाएगा। अब अगर हम बेसिकली इन जो ये जो स्मॉल एरियाज हैं इसको मैं फर्दर यहाँ पे देख लूँ, तो उसको मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि लेट्स से कि इस तरीके से कोई चीज़ है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, लेट्स से कि उसको मैं डी एल से इंडिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, डी एल से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली वेलोसिटी है, लेट्स से कि वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो रहा है, तो क्योंकि ये मूव करके यहाँ पे आ रहा है, सरफेस कुछ मूव करके यहाँ पे आ रहा है, उसमें हम फ्लक्स देख रहे हैं। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेट्स से कि वो w है, और उसके दो कंपोनेंट हैं, एक उसका कोई ये कंपोनेंट है, दूसरा जो है उसका u कंपोनेंट है। और इस तरीके से है कि चेंज इस तरीके से हो रहा है कि ये जो ये u कंपोनेंट है और dl कंपोनेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी अगर मैं उसका बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट लूँ dl का और u का, dl का और u का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। तो अब चूँकि मैंने इस एरिया को कैलकुलेट करना है, मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूँगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स बना लिए हैं चूँकि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि ये अगर मैं इसको इस एरिया को लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बेसिकली अगर ये इनके दरमियान एक एंगल है थीटा, ठीक है, और ये जो एंगल है ये भी लेट्स से ये थीटा है, यहाँ पे एक वेलोसिटी है जिससे ये बेसिकली ये कुछ टाइम के बाद चेंज होके यहाँ पे आ रहा है, और जिस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है वो w थी, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है, वो जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v है, ठीक है। यानी एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v है, जिसकी यानी ये जिसकी वजह से ये यहाँ पे सरफेस चेंज हो रही है। अब अगर बेसिकली v जो है वो ये है कि मैं वेलोसिटी को अगर देखूं, वेलोसिटी बताती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, जो कि ये इसका जो यूनिट है वो लेंथ का यूनिट है। और अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से ये एक लाइन इंटीग्रल था, ठीक है, और ये कुछ अरसे के बाद कुछ वेलोसिटी से मूव करने के बाद ये जो सरफेस है वो हमारी उसकी शेप चेंज हो गई, और हमने क्या किया है कि एक
डिफरेंशियल एलिमेंट्स बना लिए हैं जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ये DL है, ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर हमें पता लग जाए तो उससे हम ये DA कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमने ये कहा है कि जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो V है, ठीक है। अगर इसके साथ मैं dt मल्टीप्लाई कर दूं v dt, चूँकि वेलोसिटी जो होती है वो लेट्स से कि अगर ये dx है और ये dt है, ठीक है, तो मैं इसके साथ अगर v के साथ dt मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो इसका यूनिट बन जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो ये जो लेंथ है वो भी मेरे पास आ जाएगी। लेट्स से कि वो v dt लेट्स से कि वो d है, ठीक है, d ऑफ x समथिंग है, उसकी डायरेक्शन भी है क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी। मैंने सिर्फ उसको टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे dx मिल गया। मेरा इस एक्सरसाइज का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास एक सरफेस थी जो कि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। कुछ टाइम पे वो इस तरीके से है और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो सरफेस चेंज हो गई, ठीक है। हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना था क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारे पास EMF है वो इक्वल है d ऑफ Fi टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और हमने कहा था कि इंतहाई पावरफुल मेथड है कि नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उस केस में भी हम ये EMF जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कहा है जो सिचुएशन कंसीडर की है कि हमारी सरफेस जो है वो शेप चेंज कर रही है और ये एक t पे इट्स टाइम इंसिडेंट पे है और ये t प्लस dt टाइम इंसिडेंट पे है। तो हमने कहा है कि जो फ्लक्स है d फाई वो इक्वल होगा कि अगर हम जो फ्लक्स है t प्लस dt माइनस कर दें फाई t पे, ठीक है। तो अब इस केस में ये देखें कि जो ये फ्लक्स है अगर इसमें से ये वाला फ्लक्स माइनस कर दूं तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही बचता है, ठीक है। अब इस पूरे हिस्से को मैं जब ऐड कर दूं या इस पूरे हिस्से का सिर्फ इंटीग्रल ले लूं तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगा जो डिफरेंस है इसका। तो उस केस में एक डिफरेंशियल एलिमेंट को मैंने लिया है और मैंने कहा है कि अगर इसकी ये लेंथ DL इंडिकेट कर रही है तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, अगर इनके दरमियान एंगल है वो v dt से मैं इंडिकेट कर सकता हूँ क्योंकि ये जो इसका जो यूनिट बन रहा है ये v वो वेलोसिटी है जिससे ये बेसिकली चेंज होके d प्लस dt बन के, यानी ये एक t टाइम इंस्टेंट पे और ये दूसरे टाइम इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखो तो ये एक किस्म की पैरेललोग्राम बन सकती है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं DL का और इसका तो ये मुझे इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि d फाई इज इक्वल्स टू ये जो रिबन है फाई रिबन और उसको हमने कहा है कि ये फाई रिबन को मैं फर्दर p डॉट da कर लूँगा। अब da जो है मेरे पास, ठीक है, वो ये पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है जो कि जिसकी एक साइड हमने इस वेलोसिटी से निकाली, दूसरी जो साइड है वो हमने ये DL से कैलकुलेट कर ली। और बेसिकली b डॉट v क्रॉस dt इंटू DL। यानी हमारे पास जो d फाई है वो इक्वल है b डॉट da के, और अभी हमने ये जो DL है और ये जो हिस्सा है वो v dt है,
ठीक है। और हमने कहा है कि जो डी ए बनता है वो बन जाता है वी डी टी इंटू डी एल, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये बन जाएगा डी एल, जो कि ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसको हम डी टी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डी फाई है उसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी ए की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा वी क्रॉस डी एल इंटू डी टी, और ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बी डॉट वी क्रॉस डी एल। अब बेसिकली हमने ये जो वी लिया है वो वाला बेसिकली हमने कहा था कि जो असल वेलोसिटी है वो डब्ल्यू है, ठीक है। लेकिन चूँकि और इसके जो कंपोनेंट हैं फर्दर वो वी हैं और यू हैं। जो यू है वो पैरेलल है बेसिकली वो पैरेलल है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी वो पैरेलल है बेसिकली डी एल के। तो जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी यू क्रॉस डी एल ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएंगी। तो इसलिए हमने जो टोटल वेलोसिटी है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v प्लस यू, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह v की जगह यहाँ पे w लिखेंगे, तो जब हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें जो u है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम इसको w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक ही बात है, क्योंकि जब हम u को क्रॉस करेंगे इसके साथ, चूँकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। और बेसिकली अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी लगाएं कि b क्रॉस डी एल इज इक्वल्स टू माइनस w क्रॉस b, ठीक है, डॉट डी एल। तो जो ऊपर वाला इंटीग्रल है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस w क्रॉस b डॉट डी एल, ठीक है, जो कि इक्वल है डी फाई बाय डी टी के। और ये चीज़ आपने बेसिकली ये जो चीज़ है इसको आप लॉरेंट्ज फोर्स लॉस के नाम से भी जानते हैं, जो कि बताती है कि F मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। V बेसिकली वेलोसिटी है, यहाँ पे भी जो W है वो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है, और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा होता है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो कि यहाँ पे जो फोर्स होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, यानी अगर मैं इसको Q से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास F मैग्नेटिक आ जाएगा। तो इसको मैं फर्दर F मैग्नेटिक डॉट डी एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली क्लोज इंटीग्रल है। और ये बेसिकली डी फाई डी टी जो है मेरे पास वो इक्वल होता है, अब इक्वल हो गया एफ मैग्नेटिक डॉट डी एल। और ये चीज़ हमने देखी थी पहले भी कि ये इक्वल है ईएमएफ के। तो फिर दोबारा से अगर हम देखें तो जो ईएमएफ है वो इक्वल हो जाएगा डी फाई बाय डी टी के।